नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 के आने वाले एग्जाम्स को। यहाँ पे दोस्तों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे दोस्त इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छठे प्रैक्टिस सेट की। इसमें दोस्तों दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड और पैरामीटर के हिसाब से 50 क्वेश्चन जो जीके वाले सेक्शन से आएंगे उनके हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन सेट हैं और आप बिल्कुल लास्ट तक इस पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो यानी कि आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही एक चीज और याद रखना कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो आपको आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली जो महिला है वो कौन है। याद रखिएगा, उनका नाम है दोस्तों लीला सेठ। ये जो लीला सेठ है 1991 में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी थी, जो किसी भी इंडिया में टोटल आज के डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से किसी भी हाई कोर्ट की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, भारत में इस समय एक चीज और याद रखिएगा, 25 हाई कोर्ट्स हैं और जिसमें जो सबसे ज्यादा जजों वाली संख्या वाला हाई कोर्ट है वो यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है ये अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश होने वाली शुरुआती संस्था थी और इसको 1784 में इस्टेब्लिश किया था। बिल्कुल याद रखिएगा, किसने इस्टेब्लिश किया था? सर विलियम जोन्स ने। और इस संस्था के माध्यम से बहुत सारी जो इंडियन मैथोलॉजी की किताबें थी लाइक महाभारत, रामायण, इस टाइप के वेद पुराण, इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी किसने स्टैब्लिश की थी। नाम याद रखिएगा, विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार यानी कि नौरोज की शुरुआत की थी। ये नौरोज एक फारसी त्यौहार है जो पर्शियन एरिया में सेलिब्रेट होता था। इसको इंडिया में लाने का जो श्रेय है वो दिल्ली सल्तनत के एक फेमस सुल्तान बलबन को दिया जाता है। तो ये भी पेपर का बार बार आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बलबन दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी थी गुलाम डायनेस्टी, उसके फेमस रूलर थे। और बलबन इस त्यौहार को इंडिया में लाने के अलावा दो चीजों के लिए और जाने जाते हैं, एक होता है सिजदा और एक होता है पैबोस। यानी कि बलबन ने अपने कोर्ट में इन दो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। सिजदा का मतलब होता था कि जो सुल्तान होता है उसके आगे झुककर आपको क्या करना है, पूरी की तरीके से उसके आगे नतमस्तक होना है। इवन आपको उसके कहने का मतलब है कि पूरे आप जमीन पे लेट भी सकते हो उसके सम्मान में, और इसका मतलब होता है कि आपको सुल्तान की अधीनता स्वीकार है। पैबोस उससे भी बढ़कर था क्योंकि पैबोस में सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। तो आपसे आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आता है कि सिजदा और पैबोस किस सुल्तान ने स्टार्ट किया था, तो बलबन याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज। यानी कि जितने भी ऑप्शन यहां पे यूनियन टेरिटरीज के दिए गए हैं उनमें से आपसे पूछा जा रहा है एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखना पुदुचेरी। वैसे दोस्तों भारत के पास टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर इन 8 यूनियन टेरिटरीज में हम देखें आज के डेट में एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, तो एरिया वाइज अगर सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वो लद्दाख हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 28 स्टेट्स अपने पास हैं, उनमें अगर दोस्तों हम एरिया वाइज चेक करें तो एरिया वाइज जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट होगा वो राजस्थान हो जाएगा, और एरिया वाइज जो सबसे शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट स्टेट होगा वो गोवा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वाज। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय, याद रखिएगा, मिहिर सेन। मिहिर सेन ने यह उपलब्धि 1958 में हासिल की थी। यहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो महिला का नाम याद रखिएगा आरती साहा। आरती साहा ने यह काम किया था 1959 में।
दोस्तों अगर इंग्लिश चैनल की बात करें तो इसका लोकेशन यूके यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सकरा सा पानी के रास्ते के रूप में होता है, जिसको स्ट्रेट बोलते हैं। एक्चुअल में कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को यहां पे अटलांटिक ओशन के साथ, और इसी का एक पार्ट होता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डोवर की जलसंधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको कुछ माउंटेन पिक्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कंटिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में ये सबसे हाईएस्ट पीक है। जैसे कि माउंट कॉसिस्को, तो ये कहां का सबसे हाईएस्ट पीक है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का। जैसे माउंट मैकिनले, ये कहां का है? नॉर्थ अमेरिका का। माउंट एल्ब्रुस, ये कहां का है? यूरोप का है। और माउंट किलिमिंजारो, ये कहां का है? अफ्रीका का है। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम आंसर देखें तो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्योंकि ए का है 3 और बी का है 4, तो यहां पे आप देख लेना, बिल्कुल उसी के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो ट्राइब्स है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें, 8.6% इंडिया में ट्राइब्स हैं टोटल पॉपुलेशन का, और उसमें कई सारी ट्राइब्स होती हैं, लेकिन इंडिया की सबसे मेन ट्राइब कौन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? वो याद रखिएगा, भील। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भील डोमिनेटली अगर आप देखो इनका लोकेशन तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा भील। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच लोकेटेड है? ये जो 10 डिग्री चैनल है ये भी एक तरीके का पानी का सकरा सा रूट है, ठीक है। अब ये कहां पर लोकेटेड है? तो याद रखिएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। थोड़ा सा यहां पे आप ज्योग्राफी इंडिया की चेक करते हैं, यहां पे देखो आप, ये इंडिया का मैप है, यहां पे अंडमान के आइलैंड है और ये नीचे निकोबार के आइलैंड है। इन दोनों के बीच ये जो सकरा सा पानी का रूट है इसी को 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ऐसे यहां पे लक्षद्वीप है और यहां मालदीव नाम का एक देश है। लक्षद्वीप तो हमारा आइलैंड है, तो इसके बीच यहां पर भी एक पानी का सकरा सा रूट है जिसको हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये 8 डिग्री हो गया। ऐसे ये इंडिया का मेन लैंड है और यहां श्रीलंका है, इनके बीच भी ये पानी का सकरा सा रूट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि। दिल्ली पुलिस का बार बार आने वाला क्वेश्चन। जैसे ही हमारा देश खत्म होगा, यानी कि निकोबार खत्म होगा, निकोबार पे ये लास्ट जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार, इसके बाद यहां इंडोनेशिया शुरू होगा। तो इंडोनेशिया और हमारे देश के बीच ये जो पानी का सकरा सा रास्ता है ये ग्रेट चैनल है। तो इंडिया के आसपास जो भी चैनल या स्टेट है इंपॉर्टेंट, इंडिया के हमारे आसपास के पड़ोसियों के साथ, वो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। 10 डिग्री बार बार पेपर के लिए आता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। ये जो सरस्वती सम्मान है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान को देने की जो शुरुआत हुई थी 1991 में बिरला फाउंडेशन ने की थी। दोस्तों बिरला फाउंडेशन भारत में 3 टाइप के पुरस्कार बांटता है, एक सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान आपको 22 जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से लास्ट 10 ईयर्स में जो आप बेस्ट काम किए होते हो उसके लिए मिलता है, किसी भी भाषा के लिए। व्यास सम्मान सेम 10 ईयर्स के काम के लिए मिलेगा, लेकिन स्पेशली किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए। और यहाँ पे बिहारी जो पुरस्कार होता है ये भी हिंदी या राजस्थानी जो लेखक है उनके लिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कार्य के लिए ये दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी पुरस्कार के लिए कि ये सिर्फ राजस्थान के ऑथर्स को दिया जाता है। ये सारे के सारे तीनों पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्टार्ट किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर्स? कौन सा बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देता है? तो याद रखिएगा नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक को 1982 में शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों नाबार्ड जो है डायरेक्ट किसानों को लोन नहीं देता है, नाबार्ड कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है और फिर कमर्शियल बैंक्स आगे फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है किसानों के ऋण का सबसे मेन स्रोत, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऋण का सबसे मेन स्रोत कौन सा है? याद रखिएगा नाबार्ड। नाबार्ड आरबीआई के देखरेख में काम करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है? तो देखो यहां पे रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच, डुरंड रेखा जो आज के डेट में पीओके है और अफगानिस्तान उसके बीच, यहां पे मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन इंटरनेशनल जो डेट लाइन है दिस इज नॉट अ बाउंड्री लाइन,
बिटवीन टू कंट्रीज। ये एक ऐसी लाइन है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, सॉरी इंटरनेशनल लाइन है। तो ये 180 डिग्री जो है कि लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो पूरी दुनिया में समय को निर्धारित करती है 0 डिग्री के साथ मिलकर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका किसी देश के बॉर्डर लाइन से रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंटूर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल। देखो समोच्च रेखाएं कौन सी होती हैं? तो समोच्च रेखाएं एक्चुअल में समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समुद्र स्थल पर, समुद्र लेवल से जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर में हर जगह की ऊंचाई सब सी लेवल से अलग अलग होती है। सेम लेवल वाले हाइट्स को जिस रेखा से मिलाते हैं उसको कंटूर लाइन बोलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ऐसा होता है जहां पर किसी भी देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट न हो, वो किसी भी देश के साथ बायलैटरल ट्रेड रिलेशन न रखता हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, यानी कि पोलियो का एक कारक क्या है? पोलियो एक प्रकार का वायरल सिंड्रोम है या वायरल बीमारी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा। ये जो टॉपिक है ना, डिजीज, ह्यूमन डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस या फिर और भी फंगस वगैरह होते हैं। तो कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है उसका पूरा टेबल आप याद कर लेना बढ़िया से बनाकर। यहां से दिल्ली पुलिस के लिए आपसे क्वेश्चन पक्का बनेगा। अगला क्वेश्चन है एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम लाभ बिंदु क्या होता है इकोनॉमिक्स में? तो देखो जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे उद्यमी को यानी आपको न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इस टाइम आपकी टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो यहां पे क्या हो गया? जहां पे शून्य उत्पादकों की न्यूनतम हानि होती है, गलत। उद्योग दीर्घकाल में संतुलन में होता है, गलत। विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, गलत। फर्म शून्य लाभ बिंदु पर होती है, यानी कि न तो लाभ न तो हानि। अगला क्वेश्चन है द गंधार आर्ट फ्लोरिस्ड अंडर, यानी कि गंधार कला किस वंश के शासनकाल में फली फूली? देखो गंधार आर्ट कुषाण डायनेस्टी की एक बड़ी फेमस आर्ट वैरायटी थी। कुषाण ने इंडिया में 2 टाइप के आर्ट स्टाइल को डेवलप किया, एक मथुरा स्टाइल और एक गांधार स्टाइल। गांधार आज के डेट में पाकिस्तान अफगानिस्तान में लोकेटेड एक प्लेस है। उस एरिया में जो कला मूर्ति वगैरह बनाने की जो कला विकसित हुई थी उसी को गांधार कला बोलते हैं। तो गांधार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल है। उसी में कुछ चेंज होकर मथुरा की मूर्ति कला आई। ये दोनों आपके किस वंश से रिलेटेड है? कुषाण वंश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कोई भी सरकारी नौकरी आएगी तो वहां पर रिजर्वेशन के प्रोविजंस को छोड़कर नॉर्मल बात हो रही है कि वहां पे चाहे आपका जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, आपका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, आपका वंश कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, किसी भी आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? देखो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका भार किसी और व्यक्ति पे पड़ता है लेकिन वो उसको शिफ्ट कर देता है किसी और पे। जैसे मान लो मैं ये सामान बना रहा हूं मार्कर, अब मैं बना रहा हूं तो गवर्नमेंट ने मेरे पे टैक्स लगा दिया, लेकिन मैंने इस मार्कर को जब बेचा तो मैंने उस टैक्स के दाम को इस मार्कर के प्राइस में इंक्लूड कर दिया, जिससे अब आप अगर मार्कर खरीदोगे तो ये जो मेरे पे भार पड़ा था वो आप पे पड़ेगा। तो मतलब किसी भी टैक्स के वेट को अगर आप शिफ्ट कर दो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब यहां पे आप देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी है जिसे आज जीएसटी वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो वेल्थ टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है, आपको ही देना है। एक्सटेट ड्यूटी, आपके संपत्ति पे लग रहा है तो भी वहां आपको ही। कैपिटल गेन टैक्स, आप कभी कोई प्रॉपर्टी बेचते हो या कुछ भी आपको अचानक से पूंजी लाभ हो जाता है तो वो सब आपका टैक्स है, आपको ही देना है, आप किसी और पे नहीं शिफ्ट कर सकते। तो ये सारे टैक्स कैसे हो गए? डायरेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा वाज, आगरा शहर को किसने स्टैब्लिश किया था? नाम याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली,
अनंगपाल तोमर, जैसे फतेहपुर सीकरी अकबर, जयपुर सवाई जय सिंह, कोलकाता जॉब चारनाक, हैदराबाद कुली कुतुब शाह, अमृतसर गुरु रामदास। तो बहुत सारे ऐसे सिटी है, जैसे अहमदाबाद अहमद शाह, तो ये जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। तो बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनके फाउंडर्स आपको याद रखने हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है? तो आप एक चीज याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की गई है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में ऐसे ही बना हुआ एक पोस्ट है। जब किसी पार्टी की सरकार बनती है और उस पार्टी में दो कद्दावर सेम स्टेटस के लीडर होते हैं, तो एक प्रधानमंत्री बन जाता है और एक उप प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे आजादी के बाद नेहरू और पटेल, नेहरू बने प्रधानमंत्री, पटेल बने वाइस प्रेसिडेंट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के समय अटल जी बने प्राइम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आज के डेट में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? याद रखिएगा 12। वैसे ओरिजिनली हम बात करें तो ओरिजिनली हमारे पास 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन अब हमने कितने इसमें ऐड कर दिए? 4 और ऐड कर दिए। 9वां 10वां 11वां और 12वां किससे रिलेटेड शेड्यूल्स है? बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और शुरू के भी शेड्यूल्स किससे रिलेटेड है ये भी आपको जानना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंचायती राज के बारे में किस शेड्यूल में बात की गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? यानी कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु मानसूनल होती है। मानसूनल क्लाइमेट का मतलब होता है ऐसा क्लाइमेट जिसमें जो विंड्स होती हैं यानी हवाएं होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सीजन अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, उनको हम मानसूनल क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब मानसून आता है तो उसका डायरेक्शन ये होता है, इसको हम कौन सा वेस्ट मानसून बोलते हैं? साउथ वेस्ट। और जब यहां से रिटर्न करता है, रिट्रीट करता है मानसून, तो ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा क्लाइमेट एरिया जहां पे मौसम के अनुसार हवा अपनी दिशा बदलेगी वो मानसूनन क्लाइमेट होगा। और इंडिया में यही क्लाइमेट, इंडिया क्या पूरे साउथ एशिया में आपको यही क्लाइमेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस देश को उगते सूरज का देश बोलते हैं? तो यहां पे जापान को याद रखना। जापान बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है, जहां से हम टाइम को मेजर करना शुरू करते हैं। और आपको पता है ये धरती जो है कि पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है, तो पूरब में हमें सूर्य सबसे पहले जापान में दिखता है। यानी दिन की शुरुआत जो होती है टाइम की वो जापान से होती है। और सबसे लास्ट में ऐसा माना जाता है नॉर्वे में खत्म होता है, तो नॉर्वे को मिड नाइट सन बोलते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि नॉर्वे को मिडनाइट सन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत देर तक सूर्य दिखता है। कभी कभी तो वहां पे अस्त ही नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल पोल्स के पास में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह अकॉर्डिंग टू मास या वेट के हिसाब से अगर देखें तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति। और यही सबसे बड़ा ग्रह भी है। ओपेक का मुख्यालय कहां है? ओपेक, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दुनिया के पेट्रोल बेचने वाले देशों का ग्रुप, जिसको 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार आपसे ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ओपेक इज एग्जांपल ऑफ कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। किसी भी सामान को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जब अपना एक संघ बना लेते हैं वो कार्टेल होता है। एंड ओपेक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल कार्टेल। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनए वाज, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले महासचिव कौन थे? याद रखिएगा ट्रिगवेली। और आज के डेट में कौन है? एंटोनियो गुटरेस। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस आज के डेट में यूएन संभाल रहे हैं। यूएन दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से आप देखोगे कि 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है द डिमांड्स फॉर लेबर इज कॉल्ड। देखो जब आप किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हो तो वो आपकी डायरेक्ट डिमांड होती है, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर की डिमांड करोगे, जैसे मान लो मैंने इस मार्कर की डिमांड की आपसे, अब इस मार्कर को आपको बनाना है तो ये तब बनेगा जब आप लेबर लाओगे, वही बनाकर आपको देगा, फिर आप मुझे दोगे। तो यहां पे लेबर की जो डिमांड हो रही है, खैर अगर डायरेक्टली देखें तो मैं ही लेबर की डिमांड कर रहा हूं, लेकिन यहां पे लेबर पहले किस में इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है यहां पे डायरेक्ट डिमांड न होना। ठीक है। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ज्वाइंट सेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कभी कभी साथ में बैठते हैं, और ये कभी कभी जब साथ में बैठते हैं तो आर्टिकल 108 जो हमारा है ये वहां बताता है कि इसको अब लीड कौन करेगा। जैसे लोकसभा अलग बैठती है तो स्पीकर वहां का लीड करता है, और राज्यसभा बैठती है तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो करते हैं। लेकिन अगर दोनों साथ बैठ गए तो कौन लीड करेगा, याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर। तो यहाँ पे जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही ज्वाइंट सिटिंग को लीड करेगा। अगर लेकिन लोकसभा का स्पीकर नहीं है मान लो तो कौन करेगा, तो वो याद रखिएगा जो राज्यसभा का मतलब स्पीकर नहीं, राज्यसभा का सभापति नहीं, जो उप सभापति होगा वो, यानी कि राज्यसभा का उप सभापति, सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब होता है जब जमीन फट जाए और वहां पे खाई सा बन जाए और अगल बगल के जो जमीन जो फट कर दूर हुए हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। इसको ऐसे कह सकते हो, जैसे ऐसे ये उठ गया हल्का सा और यहाँ पे ये खाई नुमा बन गया, ये रिफ्ट वैली होता है। तो रिफ्ट वैली से बहने वाली भारत की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स में नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। अभी जो नर्मदा है, नर्मदा के एक तरफ आप देखोगे विंध्याचल है और दूसरी तरफ सतपुरा है। तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है वो नर्मदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी क्या कहलाती है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेज इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं इस्थमस, यानी कि स्थल जल संधि। यहां पे आपको दिख रहा होगा मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका है। ये दोनों यहां पे एक भूमि की सकरी सी पट्टी से जुड़े हैं जिसको इस्थमस कहते हैं। ऐसे ही जब पानी का बहुत बड़ा एक एरिया दूसरे पानी के बहुत बड़े एरिया से एक सकरी पानी की पट्टी से जुड़ता है तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे ये बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट किया जा रहा है इंडियन ओशन से, यहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है पाक स्ट्रेट, तो ये हो गया जल संधि। ये जल संधि क्या होता है और इस्थमस क्या होता है बिल्कुल याद रखना। इनके बड़े एग्जांपल्स हैं, ये पनामा इस्थमस है, इसको पनामा जल स्थल संधि बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द। देखो अभी भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है अभी मैंने बोला, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का पदेन सभापति भी बन जाएगा, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ब्लैक फॉरेस्ट नाम के जंगल कहां पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है। इस धरती पे जब लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से करती है। लेकिन आज के डेट में हमने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट्स को बढ़ा दिया जिसकी वजह से इस इफेक्ट का रेट इंक्रीज हो गया और धरती का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसको बोला जाता है जिसको क्या बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां पे आप देखो कि इनमें से पूछा जा रहा है कि कुछ गैस लिखे हुए हैं और इनमें से किस गैस की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वजह से होता है। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ी सी फ्रेमिंग गलत हो गई थी। किसके कारण सबसे अधिक होता है यानी रोल सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यहाँ पे देखो ये सनरेज आ रहे हैं और यहाँ धरती से टकराकर इनको जाना है, लेकिन यहीं पे ट्रैप हो जा रहे हैं, और ये जो ट्रैप हो रहे हैं इन्हीं गैसेस की वजह से हो रहे हैं। वो गैस CFC हो सकती है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकती है, मीथेन हो सकती है, कार्बन ऑक्साइड हो सकती है, तो बहुत सारे गैसेज हैं। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना इज कॉल्ड, यानी कि वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन।
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? वो ईयर है 1975 यानी कि 1975। अच्छा, हमारा जो पहला उपग्रह जो हमने इसरो ने हमारा बनाया था आर्यभट्ट, ये हम लोगों ने इसको लॉन्च नहीं किया था, ये रसिया ने हमारे लिए किया था। और इंडिया में पहला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो रोहिणी था, जो हमने अपने PSLV लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया था। तो इंडिया में लॉन्च होने वाला इंडिया का पहला सैटेलाइट रोहिणी है। वैसे इंडिया का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ वो आर्यभट्ट है, लेकिन ये हमारे यहां न होकर कहां हुआ था? USSR यानी कि सोवियत संघ में। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशलिज्म वाज गिवन बाय दास कैपिटल के फेमस ऑथर नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म यानी कि मार्क्सवाद की विचारधारा दी थी, दुनिया के सभी मजदूरों को एक किया था इन उद्योगपतियों के खिलाफ। इनका कहना था कि लाभ, अगर प्रोडक्शन में लाभ हो रहा है, उत्पादन में लाभ हो रहा है, तो पूरा लाभ सिर्फ उद्यमी को नहीं मिलना चाहिए, लेबर्स को भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने सोशलिज्म की बात की थी। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें हर किसी को एक समान जीवन जीने के स्तर पे लाया जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक स्टडी किया था वो किसने किया था? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मंत्र डू और डाई गिवन बाय गांधी जी? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? देखो, गांधी जी जीवन भर अहिंसा के बड़े पुजारी थे उनके, लेकिन उन पे एक आरोप लगता है कि लास्ट में गांधी जी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंसक होते हैं, क्योंकि करो या मरो कहने का मतलब है वायलेंस की थोड़ी बहुत बू आ रही है यहाँ पे। गांधी जी शुरू से लेकर अंत तक अहिंसा का पाठ पढ़ते रहे, लेकिन जब अंत हो गया, ये हुआ कि भाई अब नहीं, बहुत हो गया, तो उन्होंने लास्ट जो मूवमेंट किया था पैन इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें उन्होंने ये नारा दिया था करो और मरो का 1942 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? याद रखिएगा, पशुपति। इसके साथ ही वो मातृ देवी की भी पूजा करते थे, तो वो नेचर वगैरह से बड़े कनेक्टेड होते थे, उन्हीं की पूजा वो करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ सन? इतने ऑप्शंस में किस शहर में कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ सकती? तो देखो, सूर्य की सीधी किरणें इस पृथ्वी पे दो रेखा के बीच में पड़ सकती है। एक ऊपर है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरी नीचे है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके इधर कर्क रेखा के नीचे जितने भी सिटीज हैं वहां पे तो सीधी सूर्य की किरण पड़ सकती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। जैसे दिल्ली में हम लोग हैं, तो दिल्ली में कभी भी सूर्य की जो किरण है सीधी नहीं पड़ सकती। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो दिल्ली के और ऊपर चंडीगढ़ है, तो यहां पे कभी भी नहीं पड़ेगी। बाकी रामेश्वरम का लोकेशन तमिलनाडु देखो कर्क रेखा के नीचे है, मुंबई ये भी कर्क रेखा के नीचे है, कोलकाता ये भी कर्क रेखा के नीचे है, तो यहां पे क्या हो सकता है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ सकती हैं। द इंपॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में तांबा का उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख स्टेट कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान में खेतरी माइंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से कॉपर का प्रोडक्शन कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है दोस्तों। और इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, ये जो तांबा है, तांबा में चिली दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉपर बोलते हैं। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। In which state did PM Modi inaugurate the Vantara Animal Rescue Center on the occasion of Wildlife Day in March 2025? ये जो वंतारा वन्य जीव या पशु बचाव केंद्र है, इसका इनॉग्रेशन गुजरात में किया गया है। और दोस्तों, इस पशु बचाव केंद्र को बनाया है रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने। तो मुकेश अंबानी ने पूरा पैसा लगाकर एक तरीके का जानवरों का हॉस्पिटल खोला है, जहां पे रेस्क्यू किया जाएगा जो भी जानवर या पशु डेंजर स्थिति में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्ज एज इंडियाज रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन 2023-24 विथ ओवर 4300 करोड़ इनकम? 43,000 आय के साथ, 43,000 करोड़ आय के साथ भारत की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? याद रखना, बीजेपी। आज के डेट में बीजेपी को जो चंदा मिलता है, इनकम होती है, जो डोनेशन मिलता है, वो सबसे ज्यादा है 4300 करोड़ रुपीस। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कांग्रेस।
25वां एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है तियानजिन। दोस्तों एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2001 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और ये काम क्या करता है, जितने भी चाइना और एशियाई देश है, 2-4 वहां पे मेंबर्स हैं इसके, वो सारे मिलकर आतंकवाद, क्षेत्रीय संप्रभुता, इन सबको मेंटेन करने के लिए मीटिंग करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, याद रखिएगा। Which team won the Men's Asia Cup Hockey Championship held in राजगीर बिहार इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में आयोजित पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है? भारत ने। किसको हराया इन्होंने? तो साउथ कोरिया को हराया है। बिहार पहली बार इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट अपने यहाँ होस्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के कारण अपना इस्तीफा दिया है? तो वह है नेपाल। नेपाल में सितंबर महीने में जेनजी मूवमेंट हुआ। दोस्तों जेनजी का मतलब होता है जनरेशन जेड। इसमें क्या होते हैं? इसमें वे लोग आते हैं जो 1996 के बाद और 2012 से पहले पैदा हुए हैं, तो इसमें वो जनरेशन आ जाती है और ये सारे के सारे जो लोग होते हैं ये अभी एक यूथ वाली कैटेगरी में आते हैं और इनको जेनजी बोला जाता है। अब नेपाल की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। जैसे वहां बैन लगा, ये जेनजी वाले भड़क गए और ये फिर वहां पे जो और भी अमीर बच्चे थे या अमीरों के बच्चे थे उनसे कंपेयर करने लगे और चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और जब बिगड़ी तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देना पड़ा। नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। और ठीक सितंबर से 1 साल पहले अगस्त 2024 में बांग्लादेश की भी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही स्टूडेंट मूवमेंट के कारण, वहां से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण वहां से इस्तीफा देकर भागना पड़ा था। किस भारतीय शहर ने युवा प्रतिभा विकास में अपने योगदान को उजागर करते हुए छात्र नवाचार, स्टूडेंट इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए इंस्पायर अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उस शहर का नाम याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, बिहार का। बिहार के मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इनोवेशन के एरियाज में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल पॉन्ड जारी किया है? याद रखिएगा, यूपी का गाजियाबाद। अब इसके तहत यूपी की जो गाजियाबाद की म्यूनिसिपल है वो पैसा कलेक्ट करेगी और ग्रीन डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगी गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2025 में दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को साइन किया है या अपनाया है? तो उसका तारीख याद रखिएगा, 20 मई। WHO दुनिया भर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को खत्म करने वाला शीर्ष संस्था है जिसको 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश किया गया था और इसीलिए आप देखोगे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा आइलैंड ऑन 30 जुलाई 2025 यूजिंग विच रॉकेट? तो इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा, GSLV F-16। नासा और इसरो दोनों ने मिलकर एक अपना ज्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च करवाया है। किस लॉन्चिंग व्हीकल से करवाया है? इंडिया से करवाया है, श्रीहरिकोटा से करवाया है और उस रॉकेट का नाम है GSLV F-16। इसके बाद दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य को देश का सबसे खुशहाल राज्य माना गया है? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। देखो दोस्तों, खुशहाल होना या खुश होना डिपेंड करता है आपका मेंटल स्थिति क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। आप बड़ी कार, बड़ा घर रख लिए तो जरूरी नहीं कि आप खुश हो। आपका मानसिक स्थिति, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन कितना है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने खुश हो। और इस तरह का इंडेक्स जारी करने वाला दुनिया का पहला देश था भूटान, जो 1970s में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के तहत पूरी दुनिया को बताया था कि हम अपना मेजरमेंट हैप्पीनेस से करेंगे, ना कि हम देखेंगे फिजिकल गुड्स, GDP हम कितना बना रहे हैं। हम झोपड़ में रह लेंगे, हम पहाड़ों पे रह लेंगे, कठिनाइयों में रह लेंगे, लेकिन हम खुश रहेंगे।
तो इस तरीके से खुशहाली एक ऐसा पैरामीटर है जो डिपेंड होता है आपके मानसिक सेटिस्फेक्शन से। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया और आपने स्कोर कितना किया, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर वहां से आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।